नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। और अभिनव क्लासेज के सभी अध्यापक गण अभिनव परिवार की ओर से नव संवत्सर हिंदू नववर्ष की चेटीचंड नवरात्रा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। कल अपन अध्ययन कर रहे थे 1857 की क्रांति की, और 1857 की क्रांति में अपन ने राजनीतिक कारणों की चर्चा की थी और अपनी बात हुई थी कि 1857 के क्रांति के कारण 1857 की क्रांति के कारणों की अपन ने चर्चा की थी, जिसमें अपन ने पहला जो कारण था वो पढ़ा था राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारणों में अपनी चर्चा हुई थी कि लॉर्ड डलहौजी ने जो अपना सिद्धांत लागू किया था, व्यक्तिगत सिद्धांत, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और गोद निषेध प्रथा की बात हुई थी। और यह भी बताया था कि कौन सा राज्य कब हड़पा गया था। राज्य हड़प नीति का शिकार पहला राज्य अपन ने चर्चा की थी कि 1848 ईस्वी में कौन सा था? सतारा। 1848 ईस्वी में सतारा राज्य हड़प नीति का शिकार पहला राज्य था। और लास्ट मैंने कहा था आपको कि 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। तो अवध का विलय जो है वो कुशासन का आरोप लगाकर किया गया, और इस अवध के विलय को भारतीय इतिहास की महान डकैती कहा जाता है। भारतीय इतिहास की महान डकैती अवध का विलय कहलाता है। इसके बाद अपन ने कहा था कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, और बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, और नाना साहब को 6 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती थी। लेकिन बाद में नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, और नाना साहब ने अपनी पेंशन चालू करवाने के लिए अजीम उल्ला खां को इंग्लैंड भेजा था। और कल मैंने आपको बताया था कि अजीम उल्ला खां और रंगोजी बापू के द्वारा इंग्लैंड में रहते हुए 1857 की क्रांति की योजना तैयार की गई थी। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बहादुर शाह के बारे में भी अनेक घोषणाएं की गई थी कि बहादुर शाह के बाद मुगल बादशाह का पद समाप्त कर देंगे, सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया जाएगा, बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा और कुतुब मीनार के पास जाकर रहना पड़ेगा। तो ये तो थे राजनीतिक कारण। अब आज अपन अन्य कारणों की चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त अपन बात करेंगे, देखिए, सामाजिक कारण। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का दूसरा जो कारण था वो था सामाजिक कारण। तो देखिए, सामाजिक कारणों में अंग्रेजों ने बहुत बढ़िया कानून लगाए थे, लेकिन भारतीय रूढ़िवादियों को यह लगा कि अंग्रेज उनके सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करके धीरे धीरे उन्हें ईसाई बना डालेंगे। तो सबसे पहला कारण देखिए, हालांकि बहुत पहले का है, 1829 ईस्वी में राजाराम
मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित की। तो देखिए 1829 और 1829 में राजाराम मोहन राय तो सती प्रथा को अवैध करार या सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाने में जो प्रयास रहे वो राजाराम मोहन राय के रहे। और 1829 ईस्वी में राजाराम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया। और अधिनियम की धारा 17 में सती प्रथा को अवैध करार दिया गया। देखो कार्य बहुत अच्छा था कि सती प्रथा को अवैध करार दिया गया, लेकिन जो रूढ़िवादी परंपरागत लोग थे, रूढ़िवादी लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। रूढ़िवादी लोगों के द्वारा इस अधिनियम का जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया। कार्य बहुत अच्छा था, लेकिन इसका विरोध किया गया। दूसरा अपन देखें तो देखिए 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से एक और एक्ट पारित हुआ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो देखिए 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पारित किया गया। यह भी कार्य बहुत अच्छा था, लेकिन इसका भी जबरदस्त विरोध हुआ और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की धारा 15 में विधवा विवाह को मान्यता दी गई। तो 1856 ईस्वी में प्रयास तो रहेंगे किसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और अधिनियम की धारा 15 में विधवा विवाह को मान्यता दी गई। तो ये दो मोटे सामाजिक कारण थे जिनसे 1857 की क्रांति को बल मिला। यद्यपि दोनों नियम, दोनों अधिनियम बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद भी रूढ़िवादी लोगों के द्वारा इनका विरोध किया गया। अब आगे अपन बात करेंगे धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, देखिए 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में
अधिनियम और आया धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, लैक्स लोकी कानून। (1850) ईस्वी में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया गया और धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के तहत देखिए धारा 21 में कहा गया कि जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा या जिसने कर लिया हो तो उसे पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर कोई हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है तब भी उसको उसकी पैतृक संपत्ति में से हिस्सा दिया जाएगा, उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। दूसरा, एक व्यक्ति जिसका नाम था मेंगल्स, इस मेंगल्स ने लिखा है कि देव योग से ईसाइयों को भारत का विस्तृत भूभाग प्राप्त हुआ है। क्या लिखा है देखिए, देव योग से ईसाइयों को भारत का विस्तृत भूभाग प्राप्त हुआ है ताकि ईसाई धर्म की पताका एक छोर से दूसरे छोर तक फहराई जा सके। तो कुल मिलाके भारत में ईसाई धर्म प्रचार करने का जो मामला चल रहा था वो भी 1857 की क्रांति का एक कारण बना। इसके बाद में अपन लेंगे आर्थिक कारण। तो देखें 1757 से 1857 तक इन 100 वर्षों के काल में अनेक ऐसे तरीके अपनाए गए जिनसे भारत का धन इंग्लैंड पहुंचा। देखिए अनेक ऐसे तरीके जिनसे भारत का धन इंग्लैंड पहुंचाया गया और इस धन के बदले भारत को वापस कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और इस प्रक्रिया को आगे चलकर दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, दादाभाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो दादाभाई नौरोजी ने आगे चलकर एक सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का। तो इस प्रक्रिया को आगे चलकर दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन का नाम दिया और सर्वप्रथम धन निष्कासन का नाम दादाभाई नौरोजी का एक लेख इंग्लैंड्स
डेबट टू इंडिया। दादाभाई नौरोजी का एक लेख था इंग्लैंड्स डेबट टू इंडिया, और इस लेख में दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। दूसरा, दादाभाई नौरोजी की एक पुस्तक भी थी जिसमें धन निष्कासन की विस्तृत व्याख्या दी गई। तो दादाभाई नौरोजी की पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादाभाई नौरोजी की पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादाभाई नौरोजी का जो लेख था वो तो था इंग्लैंड्स डेबट टू इंडिया, और पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन की विस्तृत व्याख्या दी है। इसके अतिरिक्त भारतीय एक और अर्थशास्त्री थे आरसी दत्त, और इस आरसी दत्त की पुस्तक का नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आरसी दत्त की पुस्तक का नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी धन निष्कासन के बारे में चर्चा की गई है। तो धन निष्कासन ऐसी प्रक्रिया जो विभिन्न तरीकों से भारत का धन इंग्लैंड पहुंचाया गया, लेकिन उस धन के बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई गई। देखिए, एक यूरोपीय आरडी मैंगल्स ने कहा था कि हमारी प्रक्रिया एक स्पंज की भांति कार्य करती है जो गंगा और यमुना नदियों के किनारे से धन सोखती है और टेम्स नदी के किनारे ले जाकर निचोड़ देती है। दूसरा, कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि वह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया तथा सूती वस्त्र की भूमि को ही सूती वस्त्र से भर दिया। कहने का तात्पर्य हुआ कि अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया तथा सूती वस्त्र की भूमि को ही सूती वस्त्र से भर दिया। अर्थात भारत भूमि कपास की खेती की जननी कहलाती है और सर्वप्रथम सूती कपड़े का विश्व में सबसे प्राचीन प्रमाण भारत भूमि यानी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। तो अंग्रेजों ने यहां से कच्चा माल खरीदा और कच्चा माल खरीदकर जो इंग्लैंड का औद्योगिक नगर मैनचेस्टर था वहां पर ले गए और उसे तैयार माल के रूप में वापस भारत में लाकर बेच दिया। परिणाम यह हुआ कि जो भारतीय कारीगर थे जो हाथ से कपड़ा बुनते थे वो बेकार हो गए और उनका जो रोजगार था वो एकदम ठप हो गया। तो यह था आर्थिक कारण।
अब होगा अगला सैनिक कारण। तो देखिए 1857 की क्रांति के कुछ सैनिक कारण भी थे। तो पहली बात तो ये, भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी। दूसरा, भारतीय सैनिक का वेतन यूरोपीय सैनिक या ब्रिटिश सैनिक की तुलना में कम था। भारतीय सैनिकों को अपना धार्मिक प्रतीक जैसे तिलक, पगड़ी आदि रखने की भी मनाही थी तथा भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाने लगा। समुद्र पार भी भारतीय सैनिकों की नियुक्ति हुई और समुद्र पार जाने वाले भारतीयों को अतिरिक्त वेतन के अतिरिक्त भत्ते दिए नहीं थे। किसी प्रकार का उन्हें अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था। और दूसरी बात, भारतीय सैनिक समुद्र के दर्शन करना अपने धर्म के विपरीत मानते थे। तो यह धार्मिक कारण थे, सॉरी सैनिक कारण थे कि सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी, विशेष भारतीय सैनिकों को। भारतीय सैनिक का वेतन अंग्रेज सैनिक या यूरोपीय सैनिक से कम था। खाने की गुणवत्ता थी, वो भी भारतीय सैनिकों की खाने की गुणवत्ता निम्न स्तर की थी। दूसरा, भारतीय सैनिकों को अपना धार्मिक प्रतीक जैसे तिलक लगाना, पगड़ी पहनना, इनकी भी मनाही थी। और जब इन्हें समुद्र पार भेजा जाता था तो किसी प्रकार का वेतन के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भत्ता देय है नहीं था। इस कारण सैनिकों में भी असंतोष था। अब सबसे जो बात आती है, लास्ट वाला कारण, जिसे अपन कहेंगे तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण मतलब देखो, कहने का तात्पर्य भाई लाज तो लाग रही जी, बल्ती का मान पूर्णो रक्षा दे, वो तात्कालिक कारण। यानी आग जल रही है, जलती में तेल डालना या बल्ती में पूर्णो रक्षा देना, वो कहीं है तात्कालिक कारण। तो देखते हैं तात्कालिक कारण क्या है। 1856 में 1856 ईस्वी में सेना को पुरानी ब्राउन बेंस बंदूक के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल दी गई। और इस
एनफील्ड राइफल में लगने वाला कारतूस चिकनाई युक्त था। तो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगता था उसके मुंह पर एक सील थी और इस सील में चिकनाई लगी हुई थी और यह चिकनाई जो थी वो गाय और सूअर की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी से निर्मित थी। और इस पर सील लगाने का उद्देश्य यह था कि कारतूस में सीलन ना आए और कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उसकी सील को दांत से काटना पड़ता था। तो जैसे यह अफवाह हुई कि गाय और सूअर की इसमें चर्बी लगी हुई है, तो यह कारतूसों वाली घटना के विरुद्ध पहला जो घटनाक्रम हुआ वो 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो 23 जनवरी 1857 को सर्वप्रथम दमदम के सैनिकों के द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया गया। फरवरी 1857 में बहरामपुर की छावनी के सैनिकों के द्वारा भी चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग करने से मना किया गया। लेकिन जो सबसे तीव्र घटनाक्रम, सबसे भयंकर वाली स्थिति रही, वो हो रही बैरकपुर की छावनी की। तो देखिए, बैरकपुर छावनी जो कि बंगाल में थी और इस बैरकपुर की छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे। तो देखो क्या हो रहा है, कारतूसों के विरुद्ध जो सबसे भयंकर प्रतिक्रिया रही वो बैरकपुर की छावनी में गठित हुई और इस बैरकपुर की छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी 34वीं पैदल सैनिक टुकड़ी नियुक्त थी और इस 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक नाम था मंगल पांडे। इस मंगल पांडे ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। अपने दो अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और उसके सहयोगी यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। तो देखिए, कारतूसों के विरुद्ध जो सबसे भयंकर घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम हुई 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने अपने दो सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और यूसन को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ब्रिटिश सरकार ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को पूरी को भंग कर दिया और मंगल पांडे को बंदी बनाया गया। 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई और संभवतः मंगल पांडे
अंग्रेजों के द्वारा फांसी पाने वाला भारत का पहला व्यक्ति था, या यूं कह दो 1857 की क्रांति का प्रथम व्यक्ति मंगल पांडे था, जिसे अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटकाया गया। तो ये तो थे 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण थे कि कौन से ऐसे कारण रहे जिनसे 1857 की क्रांति या फिर 1857 का जो सैनिक विद्रोह था वो भड़क उठा। तो अपन ने इसमें बात की राजनीतिक कारण की, सामाजिक कारण की, आर्थिक कारण की, धार्मिक कारण की, सैनिक कारण की और फिर लास्ट में तात्कालिक कारण की। तो मित्रों ध्यान रहे, जो तात्कालिक कारण होगा वो होंगे चर्बी वाले कारतूस। तो अब अपन आगे बात करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के समय भारत का बादशाह बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। और क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्टर्न, तो प्रधानमंत्री तो पॉमस्टर्न था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और क्रांति के समय भारत का जो शासक था वो बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय था। संपूर्ण भारत में इकतीस मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित था। यानी क्रांति का दिन जो निश्चित किया गया वो कौन सा था? संपूर्ण भारत में 31 मई को क्रांति का दिन निश्चित कर रखा था कि 31 मई को पूरे भारत में एक साथ क्रांति करेंगे। लेकिन कुछ कारण ऐसे बन गए कि 10 मई को ही 10 मई 1857 को मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्रांति की शुरुआत कर दी गई। देखो क्रांति का दिन निश्चित हुआ था 31 मई 1857 को, लेकिन कारण ऐसे बन गए कि 10 मई 1857 को ही मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्रांति की शुरुआत कर दी गई। और क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए कमल का फूल और चपाती ये प्रतीक चिन्ह बनाए गए। कमल का फूल देसी रजवाड़ों के लिए और चपाती सैनिकों के लिए प्रतीक चिन्ह बनाई गई। तो क्रांति के कारण हो गए, क्रांति के तात्कालिक कारण हो गए, क्रांति कहां से शुरू होगी, क्रांति कब शुरू होगी, क्रांति के समय भारत की स्थिति क्या थी, कि शासक कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, इन सब की चर्चा
अपन ने कर ली है। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा। क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश से क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। मेरठ के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में अवध, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, इन क्षेत्रों में क्रांति हुई। तो भारत का जो सर्वाधिक क्षेत्र क्रांति से प्रभावित रहेगा वो आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। और मद्रास ऐसा प्रांत होगा जो क्रांति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था, या आप यूं कह सकते हैं कि क्रांति से बिल्कुल ही अछूता रहा। तो सबसे ज्यादा तो क्रांति से प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, और अछूता जो रहा यानी जहां क्रांति हुई नहीं वो क्षेत्र होगा मद्रास। और 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक जिन्होंने भाग लिया वो अवध के थे। अवध के सैनिकों ने क्रांति में सबसे ज्यादा भाग लिए। तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होगा, मद्रास बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होगा, और क्रांति में अवध के सैनिकों ने सर्वाधिक भाग लिया। अब अपन आगे अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे क्रांति का विस्तार, कि कौन से क्षेत्रों में कब कब क्रांति हुई है, और किसने क्रांति का नेतृत्व किया है, और किसने क्रांति का दमन किया है। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार पुनः आपको अभिनव परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, जय माता जी। मत तेरी